तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर है, यूनिट 2 या 9th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज हमने लेक्चर नंबर 7 करना है इसका। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो है डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन आइसोटॉप्स। तो जो आइसोटॉप्स हैं उनको डिफ़ाइन भी आज हमने करना है, एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। और इसके यूजेस जो हैं वो भी आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी है। तो सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं आइसोटॉप्स को। Isotopes are defined as, ठीक है, the atoms of an element that have same atomic number but different mass number। मतलब होते क्या हैं ये आइसोटॉप्स, होते क्या हैं, एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं ना, ठीक है, जिनके अंदर डिफरेंट एटम्स होते हैं। तो जो एटम्स होते हैं, ठीक है, उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है और उनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो उसके इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उनको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जिनके सेम एटॉमिक नंबर होंगे लेकिन डिफरेंट उनका मास नंबर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स। तो इसमें देखें अभी जो कार्बन है हमारे पास, ठीक है, ये कार्बन का न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर देखें प्रोटॉन 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। इसके जो बाहर हैं वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में इसके पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसका देखें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 6, न्यूट्रॉन कितने हैं, 6, और इसके ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो कितने हैं, वो भी 6। तो यहाँ से देखें तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा, मैंने आपको बताया कि वो इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है मास नंबर आता है। तो मास नंबर आपको मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनका एडिशन होता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, मास नंबर। तो मास नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मास होता है बेसिकली जो न्यूक्लियस के अंदर होती है ना, जो भी चीज़ें हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों का एडिशन होता है मास नंबर। और जो एटॉमिक नंबर होता है, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ऑर्बिट कर रहे होते हैं, इनको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अभी देखें हमारे पास कार्बन के एग्जांपल में आइसोटॉप्स जो होंगे, आइसोटॉप्स का क्या मतलब होगा, यहाँ से आइसोटॉप्स का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट इन अ डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। इसका क्या मतलब हो गया कि जो आइसोटॉप्स होंगे वहाँ पे क्या डिफरेंट चीज़ आपको मिलेगी। वहाँ पे देखें प्रोटॉन जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। तो प्रोटॉन तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे तो इसका मतलब है प्रोटॉन भी चेंज नहीं होंगे। तो चीज़ क्या चेंज मिलेगी आपको, कहाँ पर डिफरेंस आपको मिलेगा, आपको डिफरेंस मिलेगा न्यूट्रॉन्स के अंदर, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, एटम्स के अंदर। तो वो क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। मतलब क्या हो गया कि ये प्रोटॉन भी सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। जब न्यूट्रॉन चेंज हो जाएंगे तो मास नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ये सेम रहेगा, ठीक है, डेफिनेशन में देखें सेम एटॉमिक नंबर, ये सेम रहेगा, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस के अंदर है जो हमारा मास नंबर है ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं, वहाँ से जो है वो क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। तो ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं सिर्फ वो चेंज होंगे, बाकी चीज़ें इलेक्ट्रॉन और आपके प्रोटॉन जो होते हैं वो आइसोटॉप्स के अंदर सेम रहते हैं। तो अभी ये देखिए यहाँ पे हमारे पास केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आइसोटॉप्स की, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो सिमिलर रहती हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास आइटम्स होंगे जिनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होगा, मतलब जो आइसोटॉप्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम रहती हैं, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो सेम नहीं रहती, वो क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं आइसोटॉप्स की वो सेम रहती हैं। उसकी रीज़न क्या है, क्यों सेम रहती हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, इनके ऊपर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मास नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जो मास होता है ना न्यूक्लियस का, इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और मास नंबर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसलिए उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी, लेकिन उनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम रहेंगी। तो अभी आगे चलें और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास जो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन है उसको देख लेते हैं। जो हाइड्रोजन होता है इसके कितने आइसोटॉप्स होते हैं, इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के। इसमें से जो नंबर 1 पे हमारे पास आता है उसको बोलते हैं प्रोटियम, और इसमें H11 होता है, ठीक है। और जो नंबर 2 पे हमारे पास इसका आता है वो होता है ड्यूट्रियम,
इसमें 2 1 और इसको डी भी लिखते होते हैं, ठीक है। इसका देखें, ये आपको नीचे जो है ना एटॉमिक नंबर, ये आपको सेम मिलेगा, सबके नीचे 1 1 ही मिलेगा, लेकिन ऊपर देखें ये मैच नंबर आपको डिफरेंट मिल रहा है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। अब जो तीसरा जो इसकी जो एग्जाम्पल है आइसोटोप है हाइड्रोजन का, उसमें ट्राइटियम बोलते हैं, उसमें 3 ऊपर आता है जो मैच नंबर और 1 उसका क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर, इसको टी से भी लिखते हैं, कैपिटल टी से। यहाँ से देखें तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है सब में, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, लेकिन जो मैच नंबर है वो चेंज है, इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। अभी इनको मैं बना लेता हूँ बारी बारी, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोटियम है हमारे पास वो बना लेते हैं। ये देखिए न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 1, तो न्यूट्रॉन कितने हैं 0। क्यों 0 है, ये देखें हमारे पास ऊपर जो होता है ना ये मैस नंबर होता है, ठीक है। इसका टोटल मैस कितना है 1, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 1 और न्यूट्रॉन कितने होंगे 0, क्योंकि टोटल इसका क्या है 1 है। तो 1 + 0 = 1। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्बिट हो गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें देखें तो एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगा 1, एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्लियर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको प्रोटियम बोलेंगे और इसको H11 लिखते हैं। अब दूसरे की तरफ आ जाएं, दूसरे का जो है वो न्यूक्लियस बना लेते हैं। अब इसमें देखिए न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ऊपर 2 शो हो रहा है, इसका मतलब है कि मैच नंबर क्या है 2। 2 का क्या मतलब है, इसके अंदर एक प्रोटॉन है। मैंने आपको कहा ना कि प्रोटॉन चेंज नहीं होते, इसमें 1 प्रोटॉन है तो इसमें भी 1 प्रोटॉन रहेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या आ जाएगा हमारे पास 1, बाकी एक क्या होगा हमारे पास न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन = 1। इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें भी एक ही है, नीचे देखें उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसको क्या बोलेंगे ड्यूटेरियम बोलेंगे इसको, या H21 बोलेंगे, क्लियर। ये देखिए हमारा क्या चेंज हो रहा है दोनों में, हमारे पास न्यूट्रॉन जो है वो सिर्फ चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम रह रही हैं। तीसरे में आ जाए, जो ट्राइटियम है उसको बना लेते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन वही 1 रहेगा, न्यूट्रॉन जो है इसके अंदर = 2 हो जाएगा। टोटल मैच नंबर जो है वो 3 है, कि 2 + 1 3, ये इधर 3 शो हो रहा है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 ही है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 ही, इसको क्या बोलेंगे ट्राइटियम भी बोलेंगे या इसको H31 बोलेंगे, क्लियर। ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं। इस तरह आपने जो है वो प्रेजेंटेशन बनानी है एटम्स की। देखें सब में जो है वो प्रोटॉन जो है वो सेम है, जो इलेक्ट्रॉन है वो भी सेम है। कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ न्यूट्रॉन में डिफरेंस आ रहा है। तो आइसोटॉप्स में कहाँ पे डिफरेंस आता है, सिर्फ न्यूट्रॉन के अंदर जो है वो डिफरेंस आता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम रहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता होता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में अक्सर टच करता होता है आपके पास, कि व्हाट इज़ हैवी वाटर, हैवी वाटर क्या होता है। अभी आप लोग देखें हमारे पास ये जो प्रोटियम होता है H11 होता है, ये नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी अकरेंस होती है, अराउंड 99.9% इसकी जो नेचर के अंदर अकरेंस है इसकी है। ये जो पहले वाला है प्रोटियम, जिसमें प्रोटॉन 1 होता है और इलेक्ट्रॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारे पास है ड्यूटेरियम जो है हमारे पास, जिसमें P1 है और N1 है, ये अराउंड 0.01% जो है ना इसकी जो नेचर के अंदर अकरेंस है वो होती है। अब नॉर्मली जो हमारा वाटर होता है उसके अंदर ये होता है प्रोटियम, ठीक है, उसको नॉर्मल वाटर बोलते हैं। जिस वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर ये वाला हाइड्रोजन होगा, ठीक है, ड्यूटेरियम होगा, उसको क्या बोलेंगे हैवी वाटर बोलेंगे। तो आप लिखेंगे वाटर विच कंटेन्स हाइड्रोजन 2 एटम इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन 1 इज कॉल्ड हैवी वाटर, ठीक है। जिसके अंदर ये होगा हमारे पास ड्यूटेरियम होगा जिस वाटर के अंदर, वो उसको क्या बोलेंगे हैवी वाटर बोलेंगे इंस्टेड ऑफ ये, ठीक है। तो ये सिंपल सी इसकी जो है वो इसका मीनिंग है हैवी वाटर का। जिसके अंदर H1 होगा, ये वाला होगा प्रोटियम होगा, वो नॉर्मल वाटर होगा हमारा, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास ड्यूटेरियम होगा वो क्या होगा हमारे पास हैवी वाटर होगा। अभी यहाँ पे आप लोगों को हिंट में जो लिख देता हूँ कि नेचर के अंदर जो हमारी नेचुरल अकरेंस है उसके अंदर सिर्फ 0.0015% जो है वो H2 है, बाकी ये जो H1 है ये 99.99% जो है वो अकरेंस है इसकी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी नेक्स्ट चले हमारे पास आइसोटॉप्स देख लेते हैं हम कार्बन के। तो जो कार्बन है उसके भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं। इसमें से नंबर 1 जो है हमारे पास वो कार्बन 12(6) होता है, इसको कार्बन 12 बोलते हैं। दूसरा जो है हमारे पास इसको कार्बन 13 बोलते हैं। तीसरा जो है हमारे पास इसको कार्बन जो है वो 14 बोलते हैं। जो नेचुरल अकरेंस है वो कार्बन 12 की सबसे ज़्यादा है, अराउंड 99 पॉइंट समथिंग इसकी अकरेंस है, ठीक है। बाकी ये थोड़ी थोड़ी जो क्वांटिटी में मौजूद होती हैं, ठीक है। तो मेजर यही है। इसमें देखें ऊपर जो है वो 12 शो हो रहा है, इसका जो मैच नंबर है वो 12 है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तीनों में देखें 6 शो हो रहा है। इसका मतलब है कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, और प्रोटॉन भी कितने होंगे 6। तो चेंज कहाँ पे आएगी, न्यूट्रॉन के ऊपर चेंज आएगी। अभी इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले देखें ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर प्रोटॉन कितने डालूंगा 6, और न्यूट्रॉन बाकी कितने बच गया। ये देखिए मैच नंबर कितना है 12, तो 12 - 6 करूँगा तो मेरे पास न्यूट्रॉन = 6 आ गया। इसका जो है वो मैं ऑर्बिट बनाऊंगा। फर्स्ट ऑर्बिट में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाकी सेकंड ऑर्बिट में कितने आएंगे
4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। टोटल कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। इसको बोलते हैं कार्बन 12-6, ठीक है, कार्बन 12 बोलते हैं इसको। दूसरा देखें जो कार्बन 13 है, इसमें न्यूक्लियस बनाएंगे, इसमें प्रोटॉन 6 ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होते। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7, क्योंकि टोटल उसका जो मैस नंबर है वो 13 हो गया। अब पहला ऑर्बिट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में वही 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं कार्बन 13। तीसरा जो है हमारे पास कार्बन 14, इसका वही न्यूक्लियस बनाएंगे, प्रोटॉन वही 6 रहेंगे, लेकिन अब न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। पहला ऑर्बिट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा ऑर्बिट बनाएंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन 14। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपने जो कार्बन का आइसोटॉप्स है उनका स्ट्रक्चर जो है आप लोगों ने बनाना है। अब इसके बाद चलते हैं, हमारे पास जो तीसरे नंबर पर एग्जाम्पल में आता है वो आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन आता है, ठीक है, क्लोरीन के जो आइसोटॉप्स आते हैं। इसमें जो क्लोरीन है उसके 2 आइसोटॉप्स जो हैं वो होते हैं। इसमें से नंबर 1 जो हमारे पास निकलता है वो क्लोरीन 35 निकलता है, ठीक है, इसको 3517 लिखते हैं। और इसका जो दूसरा आइसोटॉप होता है क्लोरीन का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं 37, ठीक है। तो पहला क्लोरीन 35 और दूसरा क्लोरीन 37 आइसोटॉप होता है इसके सिर्फ 2 आइसोटॉप्स होते हैं। तो बारी बारी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले जो है वो न्यूक्लियस बनाते हैं, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 17। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही आपने पी लिख देने हैं, ठीक है। बाकी जो न्यूट्रॉन है वो यहाँ से निकल जाएंगे, ये 35 है और ये 17 है, तो बाकी जो न्यूट्रॉन हमारे पास कितने बच गए? 18 बच गए। अब इसका शेल बनाएंगे, तो जो पहला शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसके टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन में जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने हो गए टोटल? 10। पीछे कितने रह गए? 7। तो तीसरा जो शेल होता है इसके अंदर कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरीन 35, ठीक हो गया। अब दूसरा क्लोरीन 37 बना लेते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, प्रोटॉन वही 17 रहेगा, न्यूट्रॉन हमारे पास कितना हो जाएगा? अभी 20, ठीक है। अब न्यूट्रॉन जो है वो 20 हो गए इसके अंदर। पहले ऑर्बिट में वही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको बोलेंगे क्लोरीन 37। क्लियर? तो अभी तक जो हमने आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा है उसके बारे में यही है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट एटम्स के अंदर, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स, उनमें जो एटॉमिक नंबर होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो सेम रहते हैं, लेकिन उनका जो मैस नंबर होता है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी होती है, मैस नंबर, वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। यही क्या होते हैं? आइसोटॉप्स होते हैं डेफिनेशन में। क्लियर? बड़ी आसान सी डेफिनेशन आपने लिखना है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। अब इसके बाद चलते हैं हम, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड नंबर उसमें है कि यूजेस बताने आइसोटॉप्स के। आइसोटॉप्स किन किन जगहों पे जो है वो यूज़ हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता होते हैं। इसमें जो आप लिखेंगे कि सम ऑफ द यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स आर लिस्टेड बिलो। नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे? रेडियोथेरेपी जो यूज़ होती है हमारी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की ट्रीटमेंट में जो हमारी रेडियोथेरेपी यूज़ होती है उसके अंदर आइसोटॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, स्किन कैंसर के लिए जो P32 होता है जिसको फास्फोरस बोलते हैं, ये SR90 होता है जिसको स्ट्रोटियम बोलते हैं, ये दोनों जो हैं वो स्किन कैंसर के लिए यूज़ होते हैं। ये दोनों आइसोटॉप्स जो हैं वो स्किन कैंसर के लिए यूज़ होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि स्किन कैंसर के लिए क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि इनकी जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है वो बीटा रेडिएशन होती है और वो लेस पेनिट्रेटिंग होती है। स्किन क्योंकि हमारी बिल्कुल जो है वो फर्स्ट जो होती है ना, स्किन बिल्कुल वो बाहर होती है और वहाँ पे हमको इतनी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग वाली रेडिएशन नहीं चाहिए होती, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? P32 या SR90 यूज़ करते हैं जिनकी बीटा रेडिएशन होती है और वो लेस पेनिट्रेटिंग होती है। लेकिन जो कैंसर हमारे जिस्म के अंदर होता है, ठीक है, वहाँ पे हमको डीप पेनिट्रेटिंग वाली जो होती है ना रेडिएशन, वो चाहिए होती हैं। उनको ख़त्म करने के लिए हम जो कोबाल्ट 60 होता है उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर गैमा रेज होती हैं और वो हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं, वो जिस्म के अंदर तक, मतलब उसको अंदर से भी गुजर सकती हैं। तो इसलिए हम जो है वहाँ पे कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं। लेकिन जो स्किन होती है उसके लिए हमको इतनी पेनिट्रेटिंग वाली रेडिएशन नहीं चाहिए होती, हमको जस्ट नॉर्मल जो पेनिट्रेटिंग वाली होती है वो चाहिए होती है। उसके लिए हम P32 और SR90 यूज़ करते हैं। लेकिन बॉडी के अंदर जो कैंसर होता है, हमारे जिस्म के अंदर जो कैंसर होता है, उसके लिए हम कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं। उसकी रेडिएशन से वो जो अंदर हमारे ट्यूमर बना होता है उसको ख़त्म करते हैं, तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला यूज़ है इसका रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। इसके बाद नंबर 2 में इसके यूज़ में आप लिखेंगे ट्रेसर्स, ठीक है। ट्रेसर्स का क्या मतलब होता है कि ट्रेस करना, किसी चीज़ को फाइंड करना, ठीक है, डायग्नोज करना। तो इसमें जो पहला चीज़ है, देखिए हमारे पास जो आइसोटॉप्स होते हैं वो किसी भी ट्यूमर को जो हमारे जिस्म के अंदर होता है, ठीक है, उसको ट्रेस करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम रेडिएशन जिस्म के अंदर डालते हैं, तो वहाँ से जो है वो रेडिएशन जो है उनके ज़रिए हमको मालूम होता है कि यहाँ पे जो है वो ट्यूमर है। इसके बाद जो हमारे पास आयोडीन 131 होता है, ठीक है, ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है इसके अंदर गोइटर होता है, ठीक है, उसको डायग्नोज करने के लिए यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये देखें हमारे पास
ये थायराइड ग्लैंड होता है, ये वाला पूरा जो होता है ना इसके अंदर होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये होता है गोइटर। इसका मतलब होता है कि जब ये आपका जो गला है ये फूल जाता है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं गोइटर, ठीक है। और इसको जो है आयोडीन 131 जो है हमारा आइसोटॉप्स जो है वो डायग्नोज करता है, वो फाइंड करता है इसको, ठीक है। वो डायग्नोज करने में यूज़ होता है, ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ नहीं होता, सिर्फ डायग्नोज करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड यूज़ होता है इसके अंदर हमारे पास देखें, एक हमारे पास आइसोटॉप आता है टेक्नीटियम 99, ठीक है। ये हमारी जो हड्डियों की ग्रोथ होती है ना उसको मॉनिटर करता है कि वो उसमें कितनी ग्रोथ आ रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके रिलेटेड जो है वो इसका यूज़ होता है इस आइसोटॉप का। तो इसके बाद जो नंबर थर्ड पे हमारे पास जो इसका यूज़ होता है आइसोटॉप्स का, वो किस में होता है, वो आर्कियोलॉजिकल या जियोलॉजिकल हमारे पास डिपार्टमेंट होता है, इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें जो आइसोटॉप्स होते हैं वो बेसिकली कैसे यूज़ हो रहे होते हैं, वो एस्टिमेट कर रहे होते हैं लाइफ को, ठीक है। जो हमारे फॉसल्स फ्यूल्स होते हैं या फॉसल्स होते हैं, लाइक डेड प्लांट्स हैं हमारे पास, एनिमल्स हैं या स्टोन्स हैं, ठीक है, पुराने स्टोन्स जो हैं वो, ठीक है, उनकी लाइफ कितनी है उसको एस्टिमेट करने के लिए हमारे जो आइसोटॉप्स होते हैं ना वो भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसल्स लाइक डेड प्लांट्स, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें बेसिकली होता है क्या, एज कैसे एस्टिमेट की जाती है, एक मेथड होता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। फिजिक्स के अंदर ये है, वहाँ पे मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगा। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि कितने टाइम के अंदर वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, कितने टाइम के अंदर उसका जो है ना मटेरियल वो हाफ रह जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 किलो है अगर वो, ठीक है, तो कितने टाइम के अंदर वो हाफ रह जाएगा, 500 ग्राम रह जाएगा, ठीक है। वहाँ से एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो कैलकुलेट की जाती है। ये ऐसा नहीं है कि वो फॉर एग्जांपल 10 मिनट के बाद वो 500 ग्राम रह गया तो इसका मतलब है कि उसकी टोटल लाइफ जो है वो 20 मिनट होगी, ऐसा नहीं होता। फिर आगे मजीद उसको हाफ देखना है, फिर हाफ देखना है, ये एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो बेसिकली आप सिर्फ ये याद रखें कि हाफ लाइफ कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का। और वहाँ से क्या किया जाता है, उस जो फॉसल्स होता है उसकी लाइफ जो है वो एस्टिमेट की जाती है। ये जो होते हैं आइसोटॉप्स होते हैं, इनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग। ये जो प्रोसीजर होता है ना जिससे हम लाइफ कैलकुलेट करते हैं हाफ लाइफ के ज़रिए, उस प्रोसीजर को बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग। पुराने ज़माने में जो कार्बन था ना, वो बेसिकली जो कार्बन आइसोटॉप्स था वो यूज़ होता था, इसलिए उसको जो है वो कार्बन जो रेडियो एक्टिव था ना, रेडियो कार्बन डेटिंग भी बोलते थे या कार्बन डेटिंग भी जो है वो बोलते थे। उसमें क्या किया जाता था, जो फॉसल्स जिनके अंदर कार्बन होता था, ठीक है, उसको उसके अंदर जो कार्बन होता था, कार्बन की हाफ लाइफ कैलकुलेट की जाती थी, ठीक है। उसकी जो रेडिएशन थी, रेडियो एक्टिविटी या कार्बन 14 की, वो कैलकुलेट की जाती थी कि कितने टाइम में उसकी लाइफ जो हाफ रह जाती है। उस प्रोसीजर को, उस मेथड को जो वो लोग बोलते थे वो रेडियो कार्बन डेटिंग या सिर्फ कार्बन डेटिंग बोलते थे। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपने, ये इंपॉर्टेंट अक्सर आ जाता होता है, ठीक है, कार्बन डेटिंग क्या है या रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है बताएं, तो आपने यही लिखनी है चीज़ ये वाली, ठीक है। इट्स एन इम्पोर्टेंट मेथड टू एस्टिमेट लाइफ ऑफ कार्बन कंटेनिंग फॉसल्स इज बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन देम। दिस मेथड, बस आपने ये तीसरा मेरा पॉइंट जो है सिंपल ऐसे ही लिख देना कि होता क्या है, ये मेथड है बेसिकली किसी भी फॉसल्स की लाइफ एस्टिमेट करने के लिए। वो फॉसल्स कौन सा फॉसल्स होता है जिसके अंदर कार्बन मौजूद होता है, ठीक है। फिर वहाँ से जियोलॉजिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो कार्बन इसके अंदर होगा फॉसल्स के अंदर, उसकी रेडियो एक्टिविटी फाइंड करेंगे, उसकी हाफ लाइफ फाइंड करेंगे, ठीक है। वहाँ से वो उस फॉसल्स की जो है वो लाइफ जो है वो एस्टिमेट करते हैं। इस सारे प्रोसीजर को जो है वो रेडियो कार्बन डेटिंग, इस तरफ कार्बन डेटिंग भी जो है वो बोलते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे चलें तो हमारे पास उसका यूज़ आता है वो केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। जो केमिकल रिएक्शन होता है या किसी भी स्ट्रक्चर होता है किसी चीज़ का, उसको फाइंड करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं वो मैकेनिज्म भी फाइंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कि वो रिएक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है, उसके स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व हैं, ये सारा प्रोसीजर जो है वो आइसोटॉप्स के जरिए वो फाइंड किया जाता है। अब इसके बाद नंबर 5 में हमारे पास आता है एप्लीकेशन फॉर पावर जनरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, आजकल जो मॉडर्न हमारे पावर प्लांट्स हैं वो सारे जो आइसोटॉप्स के जरिए चल रहे हैं। कौन सा आइसोटॉप होता है, उसमें यूरेनियम होता है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि यूरेनियम पावर प्लांट लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत डेंजरस होते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है, हम लोग इसमें जो हमारे पास यूरेनियम 235 होता है, ठीक है, उसको हमने एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करवाना होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, एक बड़ी चीज़ को वो क्या करते हैं, तोड़ते हैं और तोड़कर उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा आइसोटॉप्स होगा, उसको वो तोड़ेंगे, तोड़कर क्या करेंगे, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है। जब वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है, वो एनर्जी जो है वो आगे वो यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और ये कहाँ पे हो रहा होता है? ये न्यूक्लियर रिएक्टर में हो रहा होता है और ये बड़ा कंट्रोल्ड होता है। इसकी जो प्रिकॉशंस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें देखिए हमारे पास यूरेनियम 235 यूज़ होता है। उस पे यूरेनियम जो 235 है उसके ऊपर न्यूट्रॉन जो है, स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स जो हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बम्बार्डमेंट उनकी करवाई जाती है, स्ट्राइक किया जाता है यूरेनियम 235 पे। जब वो स्ट्राइक करते हैं तो वो यूरेनियम 235 टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो उससे क्या बनता है? उससे बेरियम 139 और क्रिप्टन 94 और 3 न्यूट्रॉन जो हैं वो रिलीज होते हैं। तो जब वो न्यूट्रॉन U35 के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई जाती है तो 3 पार्ट्स जो हैं उसके बनते हैं, उसके ब्रेक होते हैं। ठीक है, बेरियम 139, क्रिप्टन 94 और 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। इसके अलावा जो है वो एनर्जी भी रिलीज होती है। अभी मैं इक्वेशन बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये हमारे पास यूरेनियम 235 है। ठीक है, इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग? न्यूट्रॉन जो है हम उनकी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाएंगे। तो रिजल्टेंट हमारे पास पहला बेरियम आ रहा है, बेरियम 139 होता है, प्लस हमारे पास क्रिप्टन आ रहा है जो 94 होता है। अब इन दोनों को आप ऐड करें। ठीक है, एक मिनट पहले मुझे न्यूट्रॉन भी लिख लेने दें क्योंकि 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं, प्लस 3 न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अभी अगर आप इन सब को टोटल करें, ऊपर वाला ये टोटल 235 प्लस 1 ये 236 बनता है। इनको ऐड करें 139, 94 और ये 3, तो ये भी उतना ही बनता है। ठीक है, नीचे आ जाए 92, इधर भी 56 प्लस 36 करेंगे तो आपके पास क्या है? 92 ही बनता है। ये जो एनर्जी आपके पास रिलीज हुई है ना, ये क्या होती है? ये एनर्जी बाद में जो है वो हीट बनाने के लिए, ठीक है, यूज़ की जाती है। तो ये जो एनर्जी होती है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है और बाद में इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? इसको वाटर को स्टीम करते हैं। ठीक है, उस स्टीम से क्या होता है? जो बॉयलर्स होते हैं वो चलते हैं। वो बॉयलर क्या करते हैं? बाद में टरबाइंस को रन करते हैं और टरबाइन से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से आप जो है वो इस यूरेनियम आइसोटॉप को यूज़ करके तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बड़ी जो है ना वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, लेकिन ये प्रिकॉशन जो है वो बहुत ज़्यादा मांगती है, क्योंकि अगर उस रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियर रिएक्टर है अगर उसमें को मसला आ जाए और ये रेडिएशन जो है वो लीक हो जाए तो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं, इर्द गिर्द के एरिया को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं। क्लियर? तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।